स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नए गवर्नर मिल चुके हैं। आई एम श्योर कि आप सभी ने न्यूज़ देख ही लिया होगा कि जो संजय मल्होत्रा जी हैं वो आरबीआई के 26th गवर्नर बनने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि जो शक्तिकांता दास हैं उनके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी। ऑलरेडी आपको पता होगा कि वो करीब 6 साल तक यहाँ पर आरबीआई गवर्नर के पद पर रहे। बार बार उनको एक्सटेंशन दिया गया, लेकिन यहाँ पर अगेन फिर से यही लग रहा था कि वो वापस से आरबीआई गवर्नर बन जाएंगे और उनको और 2 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखिए पिछले 4 जितने भी आरबीआई गवर्नर रहे हैं उनका आपको गवर्नमेंट के साथ कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिलता है। ऑल्दो शक्तिकांता दास एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका गवर्नमेंट के साथ काफ़ी अच्छा चल रहा था। प्रॉब्ली ये लास्ट में जाकर अभी जो लास्ट आप देखोगे पिछले 1-2-4 महीने से यहाँ पर कुछ इश्यूज होंगे और उसको हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास का कैसा पूरा टेन्योर रहा, नए जो संजय मल्होत्रा जी हैं वो कौन है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर इस समय विंटर कार्निवल सेल चल रहा है, जिसके तहत आप कोई भी बैच लेते हो यूपीएससी से रिलेटेड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। चाहे वो फाउंडेशन बैच हो जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है, या फिर 2025 का प्रीलिम्स वाला बैच हो गया। लिंक दिए हैं कमेंट सेक्शन में, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। फाइनली मंडे को जो है सरकार के द्वारा बोला गया कि जो संजय मल्होत्रा जी हैं उनको आरबीआई का नया गवर्नर बनाया जा रहा है। जो अभी प्रेजेंट में शक्तिकांता दास है, मैं आपको बता दूं आज उनका आखिरी दिन है, मतलब कि ट्यूसडे को, आज 10 दिसंबर को ये लास्ट डे है एज आरबीआई गवर्नर, और कल से यहां पर नए गवर्नर बनेंगे संजय मल्होत्रा जी। और संजय मल्होत्रा मैं बता दूं ये इस समय आईएएस ऑफिसर हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये एक्चुअली सेक्रेटरी के पद पर हैं, और ये 26th गवर्नर बनेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो बोला ये जा रहा है कि 2018 में शक्तिकांता दास को आरबीआई गवर्नर बताया गया था और करीब 6 साल हो चुके हैं। टिपिकली अगर आप देखिए पिछले कुछ टर्म से जब से यहाँ पर आरबीआई गवर्नर की बात होती है तो करीब 5 साल का टेन्योर होता है, लेकिन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास लगभग 6 साल तक रहे। उसका कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ आप देख सकते हैं बोला यह भी गया है कि संजय मल्होत्रा जी का जो टेन्योर है वो एक ऐसे समय पर आ रहा है जहां पर आरबीआई इन्फ्लेशन से फाइट कर रही है और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है भारत की उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे जो लास्ट क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा आया था ये काफी नीचे चला गया था 5.4%। तो दोनों को संभालने की जरूरत है। और संजय मल्होत्रा जी का जो पूरा टेन्योर है ये करीब 3 साल का होगा। टिपिकली यही होता है, पहले 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, फिर 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाता है, तो टोटल 5 साल का हो जाता है। क्वेश्चन अब यह है कि आरबीआई और गवर्नमेंट में क्या इस समय टसल चल रहा है। देखो यहां पर जैसा मैं आपको पहले भी बोल रहा था, शक्तिकांता दास जो है उनका काफी अच्छा रिलेशंस रहा सरकार के साथ, लेकिन लास्ट में जाकर यहां पर जो सेंट्रल बैंक है, जो आरबीआई है, वो कहीं ना कहीं सरकार चाह रही थी कि जो रेपो रेट है उसमें थोड़ी गिरावट की जाए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश मिल सके, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो रहा था और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। और ये पहली बार प्रॉब्लम नहीं हुआ है, पिछले कुछ समय से आपको ऐसा ही देखने को मिल रहा है। शक्तिकांता दास के पिछले 4 प्रेडिसेसर्स की अगर हम बात करें, वाईवी रेड्डी, डी सुब्बा राव, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, सबके साथ कहीं ना कहीं सरकार का कॉन्फ्लिक्ट रहा। जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस पावर में थी, तब भी यहाँ पर इश्यूज देखने को मिल रहे थे। उस समय पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब यहाँ पर वाईवी रेड्डी, डी सुब्बा राव के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा था। और इस समय भी अगर आप देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ था, 2 यूनियन मिनिस्टर्स ने अगेन ये चीज कहा था, इंडिकेट किया था कि यहां पर रेपो रेट में गिरावट करनी चाहिए। और आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा कि यहां पर इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा, जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादा लोन ले सकेंगे और प्रोडक्शन ज्यादा होगा और जीडीपी हमारी बढ़ सकेगी। फिर यहां पर एक और जो यूनियन मिनिस्टर है फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीयूष गोयल साहब, उन्होंने भी अर्ज किया था कि आरबीआई को इंटरेस्ट रेट में गिरावट करनी चाहिए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिल सके। लेकिन अगेन आप देखोगे यहां पर लास्ट
जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी और उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था 8 दिसंबर को, तो यहां पर जो सेंट्रल बैंक है अगेन उन्होंने रेपो रेट में गिरावट नहीं किया। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो कोविड के समय रेपो रेट काफी नीचे था, 4% के आसपास। तो जब रेपो रेट कम होता है इसका मतलब क्या है, लोग सस्ते दाम पर लोन ले सकेंगे। लेकिन कोविड के बाद जो है जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा, इसको देखते हुए रेपो रेट को बढ़ाना स्टार्ट किया गया और 2023 में आप देख सकते हो ये रेपो रेट पहुंच गया 6.5% और पिछले 22 महीने से लगभग 2 साल से ये रेपो रेट काफी हाई चल रहा है, 6.5% के आसपास। तो यहां पर कहीं ना कहीं सरकार चाह रही थी कि अगर इसमें गिरावट होगी तो यहां पर हमारे जीडीपी ग्रोथ में जो कमी आई है उसको एक तरह से पुश मिल सकेगा। लेकिन यहां पर आरबीआई ने कहा कि नहीं, हम अभी इन्फ्लेशन पर ज्यादा फोकस करेंगे, इन्फ्लेशन हमारे लिए ज्यादा इस समय प्रायोरिटी है। खैर, अब क्वेश्चन यह है कि आरबीआई गवर्नर को अपॉइंट कैसे किया जाता है, कई लोग जानना चाह रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, आरबीआई का एक एक्ट है, आप सबको पता होगा, 1934। ये जो कानून है ये कहता है कि जो आरबीआई गवर्नर होंगे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, बस यही लिखा हुआ है उसमें। लेकिन यहां पर एक्चुअली एक कमिटी बनती है जिसका नाम है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी, जिसके अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, जो करंट आरबीआई गवर्नर वो खुद भी रहते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी होते हैं और 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं। तो ये जो कमिटी है, सर्च कमिटी, वो एक लिस्ट प्रिपेयर करती है कि यहां पर कौन कौन एलिजिबल है, किसको आरबीआई गवर्नर बनाया जा सकता है। तो यहां पर जो कैंडिडेट्स का नाम होता है लिस्ट, वो भेजा जाता है कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट। ये सबसे बड़ी कमिटी होती है प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट, जो यहां पर फाइनली डिसाइड करती है कि किसको ये पद दिया जाएगा आरबीआई गवर्नर का। और अभी यहां पर जो कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट है उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि संजय मल्होत्रा जी को आरबीआई गवर्नर बनाया जाएगा। अच्छा, यहां पर कई लोग जानना चाह रहे होंगे कि जो टर्म है क्या वो कोई फिक्स्ड है? ऐसा कोई फिक्स टर्म नहीं है, लेकिन हाँ, यहां पर जनरली 3 साल का, मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, फिर 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। तो नॉर्मली आजकल देखा गया है कि 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन जैसा मैं आपको बोल भी रहा था कि आरबीआई जो गवर्नर शक्तिकांता दास हैं वो ऑलरेडी 6 साल के लिए बन गए थे। उसका कारण यह है कि उर्जित पटेल ने अचानक से यहां पर रेजिग्नेशन दे दिया था और इसी की वजह से 1 साल का ज्यादा टेन्योर आपको देखने को मिल रहा है शक्तिकांता दास का। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि आरबीआई गवर्नर बनने के लिए क्या कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? आरबीआई एक्ट के अंदर कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं लिखा हुआ है कि आपको यहां पर इकोनॉमिक्स पढ़े होने चाहिए या फिर अगर आप कोई और दूसरे बैकग्राउंड से हो, क्योंकि बहुत सारे आरबीआई गवर्नर बने, वो अलग अलग आपको बैकग्राउंड से देखने को मिलेंगे। यहां पर जो गवर्नर है वो ट्रेडिशनली क्या होता है, या तो सिविल सर्विसेज होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, या फिर वो इकोनॉमिस्ट होते हैं। और पहले क्या होता था, कई बार मैंने देखा कि यहाँ पर पहले जो आईएएस ऑफिसर हैं उनको अपॉइंट किया गया आरबीआई गवर्नर, फिर नेक्स्ट टर्म में यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको किया जाता है, फिर नेक्स्ट आईएएस ऑफिसर, फिर इकोनॉमिस्ट, ऐसे ऐसे चल रहा था। लेकिन अभी क्या है ना, अगर हम देखें शक्तिकांता दास, ये आईएएस ऑफिसर थे जो अब टर्म एंड हो रहा है, और जो संजय मल्होत्रा जी हैं ये भी यहां पर आईएएस ऑफिसर हैं। खैर, अगर हम शक्तिकांता दास के टेन्योर की बात करें तो देखो ये 25th गवर्नर थे आरबीआई के और 12 दिसंबर 2018 में यहां पर उनको बनाया गया था। और इसका कारण यह था कि उर्जित पटेल ने अचानक से यहां पर रेजिग्नेशन दे दिया था और इसके लिए बहुत ज्यादा हलचल हो गई थी, मार्केट में पैनिक आ गया था कि ऐसा क्या हुआ, उर्जित पटेल ने क्यों यहां पर दे दिया। और देखो, एक मेन प्रॉब्लम उस समय चल रहा था 2018 में, मैं आपको बता दूं, जो सरप्लस होता है ना आरबीआई, क्योंकि 100% आरबीआई कौन ओन करता है, गवर्नमेंट ओन करती है, तो यहां पर जो भी प्रॉफिट होगा, सरप्लस होगा, वो आरबीआई किसको ट्रांसफर करती है? सरकार को। कहीं ना कहीं सरकार प्रेशर बना रही थी कि ज्यादा हमें सरप्लस चाहिए और इसी की वजह से उर्जित पटेल के साथ प्रॉब्लम हुआ और यहां पर उर्जित पटेल ने रेजिग्नेशन दे दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं शक्तिकांता दास जब आए, काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था कि क्या वो संभाल पाएंगे कि नहीं, कैसे होगा। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने संभाला, उनका जो पूरा टेन्योर रहा है, काफी लोग तारीफ करते हैं। स्पेशली कोविड-19, सब जानते हैं दुनिया में कितना बड़ा प्रॉब्लम आया था, प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट हमारे रिसेंट टाइम्स में, और इसकी वजह से दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनको समझ नहीं आ रहा था कि करें क्या एग्जैक्टली। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जीडीपी ग्रोथ को पुश करना है, क्या क्या चीजें थी, लेकिन आरबीआई ने यहाँ पर बहुत सारे मेजर्स लिए थे इंडियन इकोनॉमी को संभालने के लिए, जैसे कि एग्रेसिव रेट कट किया था, मैंने आपको बताया ना 4% पर रेपो रेट आ गया था। इसके अलावा लिक्विडिटी इन्फ्यूजन काफ़ी सारा किया, जो लोन लोगों को देना था लेकिन नौकरी नहीं थी, लोन कैसे देंगे, तो मोरेटोरियम लगा दिया था। यहाँ पर जिस प्रकार का अप्रोच था, बताया जाता है वो काफ़ी प्रैग्मेटिज्म था, कि यहाँ पर प्रैक्टिकल होके
आपको सोल्यूशन निकालना है। और जिस प्रकार का उनका काम नेचर था ना, क्योंकि जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आते थे, मीडिया से बातचीत करते थे, बहुत काम रहते थे। तो इससे मार्केट को एक बहुत भरोसा आया कि भारत कहीं ना कहीं सही दिशा में जा रहा है। फिर इसके अलावा उनके कार्यकाल में अगर आप देखोगे तो उन्होंने बहुत सारी चीजों पर फोकस किया, स्पेशली जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इनोवेशन हो गया, टेक्नोलॉजी पर वो काफी फोकस करते थे। जो भारत का फाइनेंशियल इकोसिस्टम है उसको उन्होंने मॉडर्नाइज किया। चाहे आप फिनटेक इनोवेशन की बात करें, डिजिटल पेमेंट हो गया जिसमें यूपीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो अलग अलग प्रकार की चीजें, ऑफलाइन यूपीआई, बहुत सी चीजें उन्होंने लाने की कोशिश की। शक्तिकांता दास ने इनफैक्ट यहाँ पर एडवोकेट किया कि जो हमारा बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है ताकि और उसको मजबूत बनाया जा सके। मतलब शक्तिकांता दास की जो पूरी जर्नी अगर आप देखोगे, आईएएस ऑफिसर से लेकर आरबीआई गवर्नर तक, ये उनके जो वर्सेटैलिटी पर्सनालिटी है उसको दिखाता है। और तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर थे, लेट मी टेल यू, 1980 बैच के, और कई सारे पोजीशंस उन्होंने अपने कैरियर में संभाले, जैसे सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 15th फाइनेंस कमीशन में वो मेंबर भी रह चुके थे। भारत का जो G20 शेर्पा है उसको भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। और अपने टेन्योर के दौरान यहां पर मैं आपको बता दूं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में उन्होंने 8 बार यूनियन बजट को देखा है, उसको संभाला है, सोचिए 8 बार। तो वैसे अगर आप देखोगे उन्होंने ग्रेजुएशन जो है वो एक तरह से हिस्ट्री में किया था, और कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि हिस्ट्री वाले ग्रेजुएट पर्सन को आरबीआई गवर्नर सरकार बना रही है। लेकिन जिस प्रकार का अगर आप उनका कैरियर देखोगे ना फाइनेंस के अंदर, बहुत सारी नॉलेज थी, बहुत चीज़ों को उन्होंने संभाला है। लेकिन अब उनका जो टर्म है आज एंड होता है। क्वेश्चन अब यह है कि संजय मल्होत्रा जी कौन है। देखो 1990 के बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर हैं, राजस्थान कैडर के, ठीक है। अब यहाँ पर जो मल्होत्रा जी हैं, मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से किया है, काफ़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है उन्होंने, और साथ ही साथ मास्टर्स किया है इन पब्लिक पॉलिसी फ्रॉम यूएसए, जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है। और करेंटली मैं आपको बता दूं वो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। पिछला जो उनका असाइनमेंट था वो सेक्रेटरी के पद पर थे इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब इनके पास भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर भले ही वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आईआईटी से हैं, लेकिन इनके पास भी जिस तरह का उनका कार्यकाल रहा है संजय मल्होत्रा जी का, तो वो भी फाइनेंस में काफ़ी अच्छे सी चीज़ों को जानते हैं। मतलब उनका एक्सपीरियंस फाइनेंस में, टैक्सेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट का दोनों चीज़ें उन्होंने संभाली हैं। और स्पेशली यहाँ पर जिस प्रकार से टैक्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन उन्होंने किया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्सेस, इस तरह के बहुत सारे चीज़ों के बारे में उनको पता है। अब क्वेश्चन ये है कि आगे का रोड कैसा है। देखो शक्तिकांता दास एक ऐसे समय पे स्टेप डाउन कर रहे हैं जहां आरबीआई क्रॉस रोड पर खड़ा है। मतलब यहां से किसी भी दिशा में आरबीआई रुख ले सकता है, क्योंकि शक्तिकांता दास का जो टेन्योर था उन्होंने एक तरह से फाउंडेशन सेट कर दिया है यहाँ पर मोर रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव फाइनेंशियल सिस्टम का। लेकिन चैलेंजेस भी हैं कई सारे अभी भी, क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखोगे तो बहुत इश्यूज हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, जीडीपी ग्रोथ पर फोकस करना है, कई सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। तो संजय मल्होत्रा जी जो है एक तरह से ऐसे समय में आरबीआई को संभालेंगे जब ऑलरेडी यहाँ पर शक्तिकांता दास ने स्टेबलाइज किया है आरबीआई को कहीं ना कहीं, और एक तरह से उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि किस तरीके से और ज़्यादा उस फाउंडेशन को बिल्ड करते हैं संजय मल्होत्रा, देखने वाली बात होगी। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी चीज़ें थी नए आरबीआई गवर्नर को लेकर वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, आरबीआई को कौन से वर्ष में नेशनलाइज किया गया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली जो हमारा विंटर कार्निवल सेल है उसका ऑफर आप ले सकते हैं, एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।